नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सेमेस्टर, दशम पत्र, हिंदी उपन्यास और कहानी के अंतर्गत आज हम लोग वापसी कहानी के कथ्य पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने वापसी कहानी की लेखा उषा प्रियंवदा के जीवन और उनकी रचनाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था। उसके पश्चात के वीडियो में मैंने उनकी प्रसिद्ध कहानी वापसी का पाठ भी किया था और आज हम वापसी कहानी के कथ्य को देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वापसी से अक्सर पूछा जाता है। वो ये है कि वापसी कहानी के कथ्य को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन कीजिए और इसी प्रश्न को आधार बनाकर आज का यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कहानी के कथ्य के आधार पर वापसी कहानी को हम किस तरह से कितने भागों में विभाजित करके हम उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। उषा प्रियंवदा नई कहानी आंदोलन से जुड़ी प्रमुख कथाकार हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी वापसी 1960 ईस्वी में आई थी, जिसमें रिटायर होकर घर लौटे गजाधर बाबू अपने ही घर परिवार में अपने को अनफिट पाकर फिर अनजानी जगह में अपरिचितों के बीच लौटते हैं। इस कहानी में जीवन मूल्यों का विघटन, पारिवारिक संबंधों में बिखराव, पीढ़ियों के बीच भावबोध, अकेलेपन और अजनबीपन को उद्घाटित किया गया है। यह कहानी बदलती व्यवस्था में पारिवारिक संबंधों की सच्चाई को व्यक्त करती है। परिवार के लोगों में अपना कोई संबंध नहीं है, बल्कि उनके बीच में आपस में बेरुखी और उदासीनता ही है। वापसी कहानी के कथ्य को मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है जीवन मूल्यों का विघटन, दूसरा पारिवारिक संबंधों में बिखराव, तीसरा पीढ़ियों के बीच भावबोध का अंतराल, चौथा अकेलापन और अजनबीपन। अब हम विस्तार से इन चारों की चर्चा करेंगे। पहला है जीवन मूल्यों का विघटन। तो वापसी कहानी से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है। आधुनिक काल में हम लोग देख रहे हैं कि पारिवारिक चेतना जो है वो विलुप्त हो गई है। अब मनुष्य व्यक्तिवादी बन गया है। वृद्ध नर नारियों का परिवार के सभी सदस्यों के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उन वृद्ध व्यक्तियों के प्रति। लेकिन आज ये भाव बिल्कुल विलुप्त सा हो गया है और वो वृद्ध मनुष्य जो है नितांत अकेला हो रह गया है और अकेलेपन की यह त्रासदी जो है वो वृद्ध आयु वर्ग के नर नारी भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले समाज में देखा जाता था कि वृद्ध की उपस्थिति जो होती थी वो सुख का विषय माना जाता था, लेकिन आज के युग में वो वृद्ध बोझ के समान हो गए हैं। और ऐसी ही परिस्थिति हमें गजाधर बाबू के साथ भी देखने को मिलती है कि जब वो रिटायर होकर अपने बच्चों के पास वो रहने के लिए आते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बोझ जैसे लगने लगते हैं। जब तक वो कमा के उन्हें धन दे रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो उन्हें बोझ के समान प्रतीत होने लगते हैं। बच्चे अपने पिता के मन के अनुसार आचरण नहीं करना चाहते, बल्कि वो स्वयं अपनी ही मर्जी के मुताबिक अपने कार्यों को करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों के लिए इतने वर्ष गजाधर बाबू ने एकाकी जीवन जिया था, वही बच्चे अगर अपने पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो उनके हृदय को कितनी चोट पहुंचती होगी। वापसी कहानी में इसे बहुत ही अच्छे ढंग से उकेरा गया है। तो वापसी कहानी में जीवन मूल्यों के विघटन को होता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद जो दूसरे भागों में हमने विभाजित किया है वो है पारिवारिक संबंधों में बिखराव। तो वापसी कहानी में पारिवारिक संबंधों में बिखराव को कई जगहों पर देखने को मिलता है। वापसी कहानी में उषा प्रियंवदा ने बड़ी ही कुशलता के साथ पारिवारिक संबंधों के बिखराव को दर्शाया है।
गजाधर बाबू के मन मस्तिष्क में उनकी पत्नी का बहुत ही सुंदर और स्नेहमयी छवि बसी हुई है। लंबे काल तक वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से अलग रहते हैं और अलग रहने से अब उन्हें मुक्ति मिलने वाली है और वो अपने घर लौटकर अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले हैं। लेकिन घर लौटने पर गजाधर बाबू को वो दुनिया नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। बच्चे उन्हें वो आदर नहीं दे पाते जिसकी उन्होंने कभी कामना की थी। यहाँ तक कि पत्नी के जिस सुंदर और स्नेह भरी छवि देखने की उम्मीद उन्होंने की थी वो भी कहीं खो गई थी। अब वह पत्नी पहले की भांति नहीं नजर आ रही थी, बल्कि वो कुछ अलग ही दिख रही थी। उसका उषा जी के शब्दों में इस तरह से शब्द चित्र खींचा गया है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू की स्थिति उनके ही परिवार में सजी हुई बैठक में चारपाई की तरह हो जाती है। जिस तरह से एक सजी हुई बैठक में चारपाई अनावश्यक लगती है, उसी तरह से गजाधर बाबू की उपस्थिति भी अनावश्यक ही लगती है और इनकी उपस्थिति को लेखिका ने बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्त किया है। पारिवारिक संबंधों में बिखराव के निम्न पंक्तियों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है क्या? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह ही नहीं है। अमर को वो अब भी छोटा बच्चा ही समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहरपन पर ताने देती रहती थी। हमारे जाने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी यही अच्छा लगता था। तो गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो इन पंक्तियों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से पारिवारिक संबंधों में बिखराव जो है वो उत्पन्न हो गया है। यहाँ तक कि उनका बेटा अमर जो है वो अपने परिवार से अलग रहने की बात तक सोचता है, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ रहना नहीं चाहता। और ये स्थिति उनके पिताजी के आने के पहले उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि गजाधर बाबू के घर में आने के बाद ही उत्पन्न हुई थी। वापसी कहानी के कथ्य का जो तीसरा भाग है वो है पीढ़ियों के बीच भावबोध का अंतराल, जो कि इस कहानी में स्पष्ट रूप से झलकता है। यह कहानी गजाधर बाबू और उनके बच्चों के बीच के भाव और नज़रियों को व्यक्त करते हैं। गजाधर बाबू का नज़रिया परंपरावादी है। वो अब भी अतीत में ही जीना चाहते हैं, जैसा वो 35 वर्ष पहले ही छोड़ आए थे। वो अभी भी अपनी 35 वर्ष पहले की ही पत्नी को देखना चाहते हैं, जो रूपमयी और लावण्यमयी थी, लेकिन वह आज मुमकिन नहीं है। आज भी वो अपने बच्चों से वैसी ही अपेक्षा रखते हैं जैसे वो पहले रखते थे। वो चाहते थे कि बच्चे उनकी बात सुने, इसलिए वो बार बार उन्हें रोकते और टोकते भी हैं। बसंती जब भी अपने पड़ोस में घूमने जाया करती थी तो अक्सर वो उन्हें रोका करते थे और बोलते थे कि तुम घर में खाना बनाने में अपनी माँ की मदद किया करो। लेकिन बसंती को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। वो बोलती थी कि ये मुझसे नहीं होगा कि मैं कॉलेज भी जाऊं और कॉलेज से आकर मैं घर के काम भी करूं। इसी तरह से लड़कों से बातचीत करना गजाधर बाबू के परंपरावादी दृष्टिकोण को ही दर्शाता है। बसंती का पढ़ाई के लिए अपने सहेली के घर जाना और देर रात को लौटना गजाधर बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे उस बात के लिए मना करते हैं और उसे खाना बनाने के लिए कहते हैं,
लेकिन वह जानबूझ के ऐसा खाना बनाती है कि गले के नीचे उतर ही नहीं पाता। तब उनका छोटा लड़का नरेंद्र वो कहता है कि तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था, ऐसा खाना तो मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरता। तो बाद में गजाधर बाबू अपनी पत्नी से जाकर कहते हैं, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, खाना बनाने का सलीका तक नहीं आया। वो बसंती को इस विषय में कहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे नरेंद्र से वो कुछ भी नहीं कहते हैं। यह दृष्टिकोण भी यहाँ यह दर्शाता है कि वो बेटियों को तो काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने बेटे जो भी गलत करते हैं वो उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो ये उनकी रूढ़िवादी धारणा को ही प्रदर्शित करता है। नरेंद्र का सिनेमा देखने जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, अमर और अमर की बहू का अपने ही घर में बैठक में सभी दोस्तों को घर पे बुलाना, ये सब गजाधर बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आज के बच्चे इन सारी रूढ़िवादी धारणाओं से बहुत ऊपर उठ गए हैं और उनको गजाधर बाबू का अपने जीवन में इस तरह का हस्तक्षेप बिल्कुल ही पसंद नहीं है और इसी हस्तक्षेप के कारण उनके बच्चे उनसे नाराज हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति को परिवार के जो लोग हैं, उनके बेटा बहू, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझने लगते हैं। वो अपने पिता की तरह काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब उनके पिताजी ने नौकर को काम पर आने से मना कर दिया है तो वो अमर सीधे सीधे कहता कि मैं काम भी जाऊं और काम पर से आकर मैं साइकिल पे आटा पिसवाने जाऊं, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं बाबूजी को बैठे बिठाए क्या सूझते रहता है और ना ही बसंती ही कोई काम करना चाहती है। तो इस तरह देखा जाता है कि दोनों पीढ़ियों के बीच में, उनकी सोच में, उनके भाव में बहुत ही अंतराल आ गया है। लेकिन गजाधर बाबू अभी भी उसी सोच, उसी ही दायरे में रहना चाहते हैं, वो उस दायरे से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। जबकि उसी घर परिवार में उनकी पत्नी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। गजाधर बाबू लेकिन उस परिवार में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि घर के सभी लोग उनकी इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढालें। वो खुद को उनके अनुकूल नहीं ढाल सकते और इस लचीलेपन के ना होने के कारण ही गजाधर बाबू अकेले रह जाते हैं, जबकि उनकी पत्नी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ तक कि जब वो अंत में अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो उनकी पत्नी भी मना कर देती है। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि किस तरह से दो पीढ़ियों के बीच एक अंतराल जो है वो आ गया है। उसके पश्चात जो चौथा है वो है अकेलापन और अजनबीपन। गजाधर बाबू जो कि 35 साल की नौकरी के बाद ये सोचकर घर लौटते हैं कि वो अपने परिवार के साथ खुशी से दिन गुजारेंगे, पर अपने घर लौटते ही उनके लोगों का उनके प्रति एक अजीब व्यवहार शुरू हो जाता है। सबसे पहले जैसे ही वो घर आते हैं तो देखते हैं कि नरेंद्र किसी फिल्म की एक्टिंग कर रहा था और घर के सारे सदस्य जो हैं उस बात पे हंस रहे थे। लेकिन गजाधर बाबू के अंदर कदम रखते ही सभी लोग सकबकाकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गजाधर बाबू को उनका इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और गजाधर बाबू ये सब कुछ देखकर थोड़े से कुंठित हो जाते हैं। जैसे उन लोगों को ये लगता है कि बाबूजी अगर हम लोग हंसी मजाक करेंगे तो बाबूजी हम लोगों से नाखुश हो जाएंगे। उधर गजाधर बाबू ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कहेंगे, पर गजाधर बाबू के लिए ये एक कोरी संभावना साबित होती है। कोई उनसे बात ही करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के पास भी उनके लिए समय नहीं है, जिसके कारण वो सिंदूर डालने की अधिकारिणी हुई। उनके सामने मात्र 2 वक्त भोजन की थाली परोस देकर वो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर लेती है। सब अपने ही अपने धुन में मगन है। गजाधर बाबू की बेटी तक को भी उनसे किसी बात की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। अपनों के प्रति उपेक्षा का ये भाव उनके अकेलेपन का कारण बन जाता है और यह अकेलापन वह भी जिस युग में जिस उम्र में जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है,
उम्र के दहलीज पर अगर वो उसे ना मिले तो इंसान अंदर से टूट जाता है। अपने को उपेक्षित पाकर वापस उसी जिंदगी में लौट जाते हैं जहां से वो लौटते हैं। उस समय उन्हें कितनी मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का अनुभव होता है जब वह अपनी पत्नी को साथ चलने के लिए कहते हैं और वह मना कर देती है। यहाँ भी उनके बच्चे भी इसी प्रतीक्षा में थे कि कब वो जाएं और वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिए। वो सिनेमा देखने जाएं, अपने मेहमानों को अपने घर पे बुलाएं, पार्टी करें, और वो इंतजार कर रहे थे कि उनके पिताजी कब वहां से चले जाएं। तो इन सभी चीजों के कारण वो अकेले ही रह जाते हैं। यहाँ पर एक कहानी अनायासी मेरे दिमाग में आ गई है, यशोधर सिल्वर वेडिंग के यशोधर बाबू की, जिसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। वहाँ यशोधर बाबू भी इसी तरह एकाकी जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनकी पत्नी भी आधुनिकता के दौर में अपने को ढाल लेती है, लेकिन यशोधर बाबू पारंपरिक तौर तरीके में ही लगे रह जाते हैं। वो आधुनिकता में अपने आप को ढाल नहीं पाते और अपने परिवार से वो कट के रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे गजाधर बाबू के साथ भी होता है। वो भी अपने परिवार से कटकर अकेले और अजनबी से ही बनकर रह जाते हैं। वो चाह कर भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते और अंत में वही वापस लौट जाते हैं जहां से वो आए थे। तो निष्कर्षतः उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने वाली मार्मिक कहानी है। भौतिक स्तर पर बहुमुखी प्रगति होने के साथ साथ पारिवारिक सामाजिक स्तर पर अनेक विसंगतियां और समस्याएं उत्पन्न हुई है। स्वार्थपरकता, कुंठा, निराशा, नैतिक मूल्यों का पतन, पीढ़ीगत अंतर, इन सभी विषयों का वापसी कहानी में लेखिका ने बड़ी ही कुशलता से चित्रित किया है। धन्यवाद।